क्या इस फूल मंडी के मालिक का नाम विशाल दुबे की जगह अगर विशाल सिंह होता तो क्या ये सरकारी अमला इतना आपके साथ अत्याचार करता? फ्री होकर के जवाब शायद बिल्कुल नहीं करता। अपराध आपके माथे का तिलक है, हमारे माथे का तिलक है और इस मस्तक पे जो तिलक लगा हुआ है, इस तिलक से बहुत लोगों को शायद परेशानी है, लेकिन घबराइए मत, ये तिलक कभी मिटने नहीं दूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण था और ब्राह्मण ही रहूंगा। फूल मंडी वही है जिस फूल मंडी से जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो टन का टन माला फूल इसी मंडी से जाता है। और की तो स्वयं बाबा विश्वनाथ के गले में जो हार जाता है वो इसी किसान फूल मंडी के तरफ से जाता है। लेकिन आज विशाल दुबे जी अपराधी हो गए हैं। नगर निगम के निगाह में कि ये फूल बेचते बेचते अवैध कब्जेदार हो गए, नगर निगम कह रहा है, जबकि है नहीं। मेरा इस व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। मैं यहाँ पे एक भी ना फूल खरीदता हूँ और न ही एक भी फूल बेचता हूँ। घर घर पुड़िया में माला बांटने वाला, मंदिर के बाहर, मजारों के बाहर, मस्जिदों के बाहर जो भी फूल की चादरें बनती हैं, जो भी वहाँ पे फूल बिकते हैं, वो सब यहीं से जाता है। मतलब नगर निगम इस जमीन का मालिक भी नहीं? बिल्कुल नहीं है। इसका यो तो उनके सारे नोटिस में लिखा हुआ है कि रक्षा संपदा की स्वामित्व ऑब्लिक नगर निगम प्रबंधाधीन। आप मालिक नहीं है तो आप कब्जा लेने कैसे आ गए? सभी ब्राह्मण समाज से यही बात कहूंगा कि जितने भी ब्राह्मण लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ खड़े होइए, हाथ से हाथ मिलाइए, कंधे से कंधा मिलाइए, कारवां अपने आप तैयार होता चला। मैं नगर आयुक्त महोदय से यह कहना चाहता हूं कि बनारसियों को बिजली, पानी और सीवर की व्यवस्था देने के लिए आप यहां बैठाए गए हैं, किसी का व्यक्तिगत जमीन का निस्तारण करने के लिए नहीं। आप जज नहीं। और खास करके उन ब्राह्मण संगठन से मैं कहना चाहता हूँ जो ये प्रेशर करते हैं कि नहीं नहीं खास विशेष दल को वोट देना है, यही हमारा है, यही सब चीज। आज उनकी जरूरत है। आज आपकी अग्नि परीक्षा हो गई। अब तो आँख के सामने इनका जीवन भी जाएगा और किसानों का जीविकोपार्जन भी जाना है। ये देखिए, ये बेचारे सब खड़े हैं, पता नहीं कितने जाति के लोग हैं, कौन से गांव से आए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं। मंडी बंद हो जाएगा तो इनका जीविकोपार्जन खत्म हो जाएगा। ये मंडी को कब्जा करके यहाँ पे किराया वसूलेंगे। अच्छा। हाँ, ये इनकी इच्छा है कि ये किराया वसूलेंगे। आखिर किराया किस चीज का लेंगे आप? जो किसान आज ये आया हुआ है, कल के इसके खेत से फूल खत्म हो जाएगा तो कल ये यहाँ क्यों आएगा? अब किराए का मतलब ये होता है कि वो तो अच्छा, परमानेंट किराया। मतलब जैसे आज ये आए हैं तो आज का ये अपना देंगे, शुल्क देंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन कल नहीं आएंगे तो कल का भी देना है। कल का भी इनको देना है। इनको किराए का मतलब यही ना हुआ कि किराएदारी का मतलब यही कि आप 365 दिन का आप शुल्क देंगे। किसानों की दुगनी आय की बात थी और नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। न्याय आपको करना है और मैं ये चाहता हूं कि जो भी अधिकारी के पास इनका ये वीडियोस आए, इस पर त्वरित रूप से एक्शन न्याय के लिए लिया जाए, अन्याय के लिए न लिया जाए। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। मैं बार बार कहता हूं कि मैं अमूमन इस तरीके का वीडियो नहीं जारी करता हूं। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, विपक्ष का नेता हूं और मैं मीडिया के द्वारा किए गए सवाल का जवाब देता हूं। लेकिन ऐसी व्यक्तिगत वीडियोस तब ज़रूरी हो जाता है बनाना और आपके सामने उस सवाल को लेके आना जिसको ना तो कोई मीडिया दिखा पाती है शासन सत्ता और पुलिस प्रशासन के दबाव में, और ना ही ऐसे पीड़ितों की आवाज़ आप तक पहुंच पाती। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक पॉलिटिकल ध्रुवीकरण हो या किसी के ऊपर आरोप मढ़ा जाए। इसका सिर्फ और सिर्फ सीधा सिद्धांत और सीधा एक दर्शन ये है कि बनारस के निवासियों के साथ किस तरीके से सरकारी अमला व्यवहार कर रही है, किस तरीके से उन्हें अवैध कब्जेदार बता रही है, किस तरीके से उनका सामाजिक मान मर्दन कर रही है और किस तरीके से साजिश के तहत उनकी रोटी छीनी जा रही है। मेरे बगल में जो खड़े हैं ये बेहद सम्मानित नागरिक हैं हमारे बनारस के, और कैंट से सटा एक इलाका है इंग्लिशिया लाइन, और इसी इंग्लिशिया लाइन में इनका फूल मंडी है। फूल मंडी वही है जिस फूल मंडी से जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो टन का टन माला फूल इसी मंडी से जाता है। विपक्ष, नरेंद्र मोदी जी की ही बात छोड़िए, विपक्ष का भी कोई नेता आता है तो उसके गले में जो हार सजता है या जो सुशोभित होता है वो इसी मंडी से जाता है। ये लोग तो छोटे हो गए। अगर बात करें काशी की परंपरा की तो स्वयं बाबा विश्वनाथ के गले में जो हार जाता है वो इसी किसान फूल मंडी के तरफ से जाता है। आज उनके ऑनर हैं, हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इनका नाम विशाल दुबे जी, इनका नाम। और ये इनके बाप दादा के ज़माने से ये फूल मंडी यहाँ सृजित थी और आप देख सकते हैं कि शाम का बेला है। हालांकि सवेरे यहाँ हजारों की भीड़ होती है। एक तरफ यहाँ बनारस के परंपरा का निर्वहन की पूर्ति के लिए माला फूल जाता है, तो दूसरी तरफ हजारों किसान की रोजी रोटी भी इस मंडी से आती है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम तरीके के फूल हैं,
जो हमारे बनारस को सुगंधित करता है, सुशोभित करता है, सजाता है। लेकिन आज विशाल दुबे जी अपराधी हो गए हैं, नगर निगम के निगाह में। आज विशाल दुबे जी का अपराध ये हो गया कि ये फूल बेचते बेचते अवैध कब्जेदार हो गए, नगर निगम कह रहा है, जबकि है नहीं, और ये भूमाफिया की श्रेणी में आ गया। विशाल भैया, क्या है पूरा मैटर, बताइए, खुल के बताइए, ताकि ये बनारस के साथ साथ पूरे देश में जब ये वीडियो जाए तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आपके आवाज़ की नहीं है। हो सकता है न जाने ऐसे कितनी आवाज़ें दब रही होंगी नगर निगम के इस हमले से, उनके इस कब्जेदारी के नियम से। तो पहले मैटर क्या है पूरा ये बता दें। सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दूं कि अकेले मेरी आवाज़ नहीं है, मेरी इस आवाज़ के पीछे मेरे वो सभी किसान, इस मंडी से जुड़े हुए जितने भी लोगों की जीविका चल रही है, मैं उन सभी लोगों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ में उन लोगों के दर्द को बयां कर रहा हूं, साथ साथ अपना भी दर्द बयां करूंगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये मंडी का संचालन विगत 40 वर्षों से हो रहा है। ये मेरे पिताजी चलाया करते थे, उसके पहले कुछ दिन दादाजी भी थे, उसके बाद दादाजी के दिवंगत होने के बाद अब इसका संचालन मेरे हाथ में है। पहला तो इस संचालन पद्धति में हमारा जो भूमिका है सिर्फ एक संचालक की भूमिका है, मेरा इस व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। मैं यहाँ पे एक भी ना फूल खरीदता हूँ और न ही एक भी फूल बेचता हूँ। मेरा काम है इस जगह पर सभी किसानों का, जो अगल बगल से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर से, दूर दराज के किसान यहाँ अपने खेतों की फूल मालों को लगभग कितने किसान हैं आपके यहाँ से जीविकोपार्जन से जुड़े हैं? अगर आप परोक्ष रूप से जोड़ेंगे तो एवरेज प्रतिदिन तो 100-200 लोग आते रहते हैं। अब जैसे कोई पर्व या त्योहार आ गया तो ये संख्या 3 गुना 4 गुना तक भी चली जाती है। 2000 परिवार किसान एकदम निश्चित रूप से। इससे यहाँ से सिर्फ काशी ही नहीं, बनारस मंडल, गोरखपुर मंडल, इसके अलावा बिहार से जुड़े हुए जितने जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो झारखंड से हैं, इवन आपका छत्तीसगढ़ और एमपी भी इसमें जुड़ता है। तो इससे अपरोक्ष रूप से कम हम समझते हैं कि 2 से 5 हजार लोग सीधे और अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिनकी जीविका यहीं से चलती है। यहाँ पे किसान के अलावा जो अन्य प्रदेशों में, अन्य शहरों में जो निर्यातक बैठे हुए हैं, वो भी उनकी भी दाल रोटी यहीं से चल रही है। इसके अलावा जो शहर के अंदर, जो मंदिरों के बाहर घर घर पुड़िया में माला बांटने वाला, मंदिर के बाहर, मजारों के बाहर, मस्जिदों के बाहर जो भी फूल की चादरें बनती हैं, जो भी वहाँ पे फूल बिकते हैं, वो सब यहीं से जाता है। ये मतलब देवी देवता, अल्लाह, जीसस, सबको यहीं से था। अभी ये जो 25 दिसंबर बीता है, अभी चर्च में जितने भी यहाँ से स्टिक गए हैं, वो सबसे ज्यादा डेकोरेटिव फ्लावर तो इसी मंडी से गए। भगवान आपको बचाए नहीं? भगवान क्या बचाएंगे? अगर हमारे कर्म ऐसे हैं तो आप किसी को भी कितना भी विरोध कर लीजिए, अगर वो सही है तो उसको आप गलत साबित नहीं कर पाएंगे। क्या कर रही है नगर निगम? नगर निगम तो अचानक अपनी जैसे चीर निद्रा में पड़ी रही और उसको अचानक दिखाई दिया। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो कैंट स्टेशन से लेते हुए ये इंग्लिशा लाइन, पटेल धर्मशाला, आंध्रा पुल, ये पूरा क्षेत्र 160 एकड़ ये रक्षा संपदा के स्वामित्व का है। अच्छा। और इसका प्रबंधन नगर निगम के पास है। ये एज अ केयर टेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी भूमिका यहाँ पे जैसे पूरे शहर में शहरवासियों को, आम जनमानस को जो जन सुविधाएं नगर निगम द्वारा दी जानी चाहिए, वही सुविधाएं ये यहाँ पे भी देंगे। और उसके बदले उनकी जो नियमावली में जो कर प्रणाली है, गृह कर की, वो कर वसूल सकते हैं। मतलब नगर निगम इस जमीन का मालिक भी नहीं? बिल्कुल नहीं है। इसका ये तो उनके सारे नोटिस में लिखा हुआ है कि रक्षा संपदा की स्वामित्व नगर निगम प्रबंधाधीन। अच्छा। ये हर नोटिस में इनके लिखा हुआ। जब वो मालिक नहीं है, आप मालिक नहीं है तो आप कब्जा लेने कैसे आ गए? आपने मुझे 1988 में पीला कार्ड मेरे पिताजी को कथित मालिक के तौर पर जारी किया और उस कथित पीले कार्ड के अनुसार हमको जो मकान नंबर आवंटित हुआ, उस मकान नंबर के आधार पर आज तक जो भी कर पद्धति बनी वो नियम से पूरा जमा होता चला गया। और अचानक आप पिछले 40 वर्षों के रिकॉर्ड को पूरा एक तरफ से निरस्त कर दिए और ये कह करके मुझे अवैध घोषित कर दिया गया और मुझे भूमाफिया भी बना दिया गया। तो निरस्तीकरण का कोई आदेश किसी बड़े अधिकारी का रहा होगा या क्या जवाब दे रहे हैं? अगर आप जब तफ्तीश किए, इन्होंने जितनी नोटिसें दी, मैंने उसका लिखित उनको जवाब दिया। अंतोगत्वा ये 7 जनवरी को हमारे पास एक लास्ट नोटिस आई थी कि 7 तारीख को नगर आयुक्त के सामने आप अपने साक्ष्य अभिलेखों के साथ उपलब्ध हुई। मैं उनके सामने उपलब्ध हुआ। मैंने अपने सारे साक्ष्य उनको दिखाया कि मेरा पीला कार्ड मेरे पास है, ये असेसमेंट की कॉपी है। असेसमेंट की कॉपी मैंने 2 बार की दी है, एक 2006 की दी है और एक करंट की दी है। इसके अलावा
88 से लेकर के 2025 तक की सारे करों की रसीदें मैंने उनके सामने उपलब्ध कराई, लेकिन उन सारी चीजों को उन्होंने एक तरफ से निरस्त कर दिया और कहा कि आप वहां पे अवैध कब्जेदार की हैसियत से बैठे हुए हैं। जबरिया आपको एकदम अपराधी जबरदस्ती। बनाना। अगर हम कह रहे हैं हम अवैध कब्जेदार थे तो पीला कार्ड पे कथित मालिक के तौर पर यही नगर पालिका ने उस समय जब जारी किया था, तो क्या तब उस समय इनको नहीं पता था कि ये अवैध कब्जेदार हैं? और अवैध कब्जेदार की हैसियत से 160 एकड़ में मैं अकेला ही एक व्यक्ति हूँ। वैसे जहाँ इतनी जमीनों की खरीद बिक्री हो रही है, नव निर्माण हो रहे हैं, क्या उनका नक्शा पास हुआ है? हाँ, वो सारे होटल बन रहे हैं, ये बिल्कुल अगल बगल सारे होटल बन रहे हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? वहाँ से कमीशन जाता होगा। जहाँ से 2000 गरीब किसान अपनी जीविका चला रहे हैं, और उन्हीं किसानों के साथ ये गरीब ब्राह्मण, ये गरीब ब्राह्मण उन्हीं के माध्यम से अपनी जीविका चला रहा है, तो ये उनकी आंखों की चुभन बन गई। कमीशन नहीं देते होंगे नगर आयुक्त। भाई किस चीज का कमीशन दें? अच्छा, आपने कोई एडवोकेट किया या कोई लीगल एडवाइस किसी से लिया? देखिए, वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में मैंने अपना रीट दाखिल किया है, मैंने अपना वाद दाखिल कर दिया है इनके खिलाफ, इनके अनैतिकताओं के खिलाफ, इनके जबरन अधिकारों के हनन के खिलाफ, ताकि ये हमारे इस पूरे बसे बसाए रोजगार को और इतने लोगों जो यहाँ से जीविका चला रहे हैं, किसी की भी जीविका ना छीन सके। इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल कर चुका हूँ, जिसकी तिथि 20 जनवरी को तय की गई है। अब 20 जनवरी को ही पता चलेगा कि न्याय क्या होगा। एकाएक आपके पीछे इस तरीके का, तो क्या किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति तो ऐसा तो नहीं है? या देखिए, आपको कुछ लगता है? खुल के बताइए। देखिए, व्यक्ति विशेष या अधिकारी ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है? व्यक्ति विशेष की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से ये त्वरित प्रक्रिया अपनाई गई अकेले मेरे ही खिलाफ, इस पूरे 160 एकड़ में इस 6000 स्क्वायर फीट की भूमि के छोटे से टुकड़े पर जिस तरीके से इन्होंने त्वरित प्रक्रिया दिखाई दी है, ये तो पूरी तरह से दिख रही है कि ये योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया कि 12 बजे आप हमको नोटिस भेजते हैं और 3 बजे आप चले जाते हैं यहाँ सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए। ये 14 जनवरी की बात है। मैं उस दिन यहाँ पे बैठा हुआ था, नगर निगम से एक एम्प्लॉई आता है, उसने कहा कि भाई साहब एक नोटिस आई है, उस नोटिस का तामीला कराना है। हमने कहा ठीक है, क्या है नोटिस? मैंने पढ़ा, उसको पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद उसमें लिखा भी था कि इसको कब्जे से खाली कराने के लिए, खाली कराने दिया था, तो उसमें कोई समय तो लिखा नहीं था, कोई नियत तिथि तो दी नहीं गई थी, अन्ना कोई मोहलत दी गई थी। हमने कहा ठीक है, नोटिस आई है तो हम इसका जवाब देंगे। अच्छा, 12 बजे हमसे नोटिस पे साइन कराते हैं और 3 बजे नगर निगम पूरी तरह से पूरे दल बल के साथ ध्वस्तीकरण क्या, वो एक तरह से इस पर कब्जा करने के उद्देश्य से आए थे। और दुर्भाग्य से मैं उस समय अनुपस्थित था, मैं इस जगह से काफी दूरी पे था। मैंने माननीय एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि कुछ देर रुक जाइए, मैं वहां आ जाऊं। लेकिन वो मेरी बातों को बिल्कुल नहीं सुने, द्वेषपूर्ण तरीके से मुझसे बात की और मेरी बात को पूरे सुने बिना फोन काट दिया। अब मैं असहाय। एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकता। देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत आपके जेहन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इस फूल मंडी के मालिक का नाम विशाल दुबे की जगह अगर विशाल सिंह होता, तो क्या ये सरकारी अमला इतना आपके साथ अत्याचार करता? फ्री होकर के जवाब। शायद बिल्कुल नहीं करता। तो यानी आपका अपराध, हाँ, ये स्पष्ट दिख रहा है। आपका अपराध आपके माथे का तिलक है, हमारे माथे का तिलक है, और इस मस्तक पे जो तिलक लगा हुआ है, इस तिलक से बहुत लोगों को शायद परेशानी है, लेकिन घबराइए मत, ये तिलक कभी मिटने नहीं दूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण था और ब्राह्मण ही रहूंगा, मुझे इससे कोई योगी जी से, मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं? सांसद हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र के हमारे सांसद हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हजार लोगों की जीविका चलती है, जो बनारस जिले से हैं, अन्य कई जिलों के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो समय आने पर लगन में अन्य पर्व त्योहारों पर आकर के अपनी जीविका चलाते हैं। तो हाँ, से सविनय निवेदन है, इस व्यवस्था को जैसा चल रहा था उसी तरह से बहाल रहने दें, इससे बड़ी कृपा होगी आम जनमानस पर, मेरे ऊपर और मेरे मंडी से जुड़े हुए सभी किसान और व्यापारियों से। जान बच जाए और रोटी मिले। रोजगार बचेगा तो जान बच जाएगा, अगर रोजी रोजगार नहीं रहा तो आप तो वैसे ही जान ले लेंगे। योगी बाबा से कुछ कहेंगे? अब योगी बाबा तो हर दूसरे तीसरे काशी में आते हैं, और सभी जो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से उन तक तो जरूर खबर पहुंची होगी। मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूं। आफत में जब आदमी आता है तो अपने परिवार के पास जाता है, अपनी जाति के संगठन के तरफ जाता है। हम उत्तर प्रदेश में सुनते हैं कि 150 संगठन हैं, ब्राह्मण संगठन। तो क्या आप आज इस समय आपके सामने भविष्य अंधकारमय है, कब्जेदारी का मुकदमा अलग से लगेगा, माफिया बना दिए जाएंगे, आप जेल में भी जा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार बुलडोराइज भी कर सकते हैं,
क्योंकि सीधे बुलडोजर चलता है। तो ये तो आपका बुलडोजर मान लीजिए चली जाएगा, वो जो घरवा है उसको भी बुलडोज कर देंगे सब अपराधी जब बना देंगे। तो इस तरीके की दर्दनाक परिस्थितियों में जीने के साथ साथ क्या आपको लगता है कि आप कुछ अपील करें अपने ब्राह्मण संगठन से, अपने ब्राह्मणों से कि आपका साथ मिले? कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ब्राह्मण सभी ब्राह्मण समाज से यही बात कहूँगा कि जितने भी ब्राह्मण लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ खड़े होइए, हाथ से हाथ मिलाइए, कंधे से कंधा मिलाइए, कारवां अपने आप तैयार होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भैया। देखिए, सब बात इनके सामने आ गई। बोले ये हैं, हम नहीं बोले हैं। हमने सिर्फ कुरेदा है और उस सवाल को कुरेदा है जिस सवाल पर मैं लगातार इस सरकार से लड़ता चला आया। हालांकि मैं विपक्ष का आदमी हूं तो मेरे स्वर में विरोध रहेगा और खुल के रहेगा, लेकिन काशी की परंपरा के अंतर्गत जिस तरीके से विशाल दुबे जी आज रोजी रोजगार और उनका परिवार संकट में है, ये गुहार लगाए हैं और यही बनारस की परंपरा है। मैं नगर आयुक्त महोदय से यह कहना चाहता हूं कि बनारसियों को बिजली, पानी और सीवर की व्यवस्था देने के लिए आप यहाँ बैठाए गए हैं, किसी का व्यक्तिगत जमीन का निस्तारण करने के लिए नहीं। आप जज नहीं हैं और इस तरीके से किसी के भी मकान में यह नगर निगम की प्रॉपर्टी है तो आपको हम बता दें कि बनारस की जनता का ही वही कुर्सी है जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं। जिस दिन जनता चढ़ जाएगी उस कुर्सी पर, वो कुर्सी आपको बैठने के लायक नहीं रहेगी। तो ये बनारसियों से लड़ने का और बनारसियों को प्रताड़ित करने का, बनारसियों को अपराधी बनाने का जो क्रम चल रहा है, मैं साफ तौर पर अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह आवाज़ इनकी जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लगायत पूरे देश भर में जाएगी। और ख़ास करके उन ब्राह्मण संगठन से मैं कहना चाहता हूँ जो ये प्रेशर करते हैं कि नहीं नहीं खास विशेष दल को वोट देना है, यही हमारा है, यही सब चीज़। आज उनकी ज़रूरत है, आज आपकी अग्नि परीक्षा हो गई। अब तो आँख के सामने इनका जीवन भी जाएगा और किसानों का जीविकोपार्जन भी जाना है। ये देखिए, ये बेचारे सब खड़े हैं, पता नहीं कितने जाति के लोग हैं, कौन से गाँव से आए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं। मंडी बंद हो जाएगा तो इनका जीविकोपार्जन खत्म हो जाएगा। जो है नहीं नहीं नहीं, अभी तो मूल मुद्दा है कि इन्होंने अपनी मंशा नहीं जाहिर की। मंशा तो मुझे इनके न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चला कि ये मंडी को कब्जा करके यहाँ पे किराया वसूलेंगे। अच्छा। हाँ, ये इनकी इच्छा है कि ये किराया वसूलेंगे। आखिर किराया किस चीज का लेंगे आप? जो किसान आज ये आया हुआ है, कल के इसके खेत से फूल खत्म हो जाएगा तो कल ये यहाँ क्यों आएगा? अब किराए का मतलब ये होता है कि वो तो अच्छा, परमानेंट किराया। हाँ, मतलब जैसे आज ये आए हैं तो आज का ये अपना देंगे, शुल्क देंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन कल नहीं आएंगे तो कल का भी देना है, कल का भी इनको देना है। इनको किराए का मतलब यही ना हुआ कि किराएदारी का मतलब यही कि आप 365 दिन का आप शुल्क देंगे। तो भाई हम एक बात ये पूछ रहे हैं कि जो व्यापार है ये तो भाई देखिए क्लाइमेट पे है ना। हाँ। ये तो नेचुरल चीज है ना। हाँ। खेतों से आता है तो साल के 4 महीने तो ये खेत में निकलते नहीं है। अब वो 4 महीने जब नहीं निकलते हैं तो इसी मंडी के अंदर सन्नाटा भी होता है। तो वो 4 महीने का किराया कौन कहाँ से देगा? ये सामने जो दुकानें, जो आपको ये काउंटर दिख रहे हैं, घुमाइए कैमरा, ये काउंटर जितने दिख रहे हैं ये सब बंगालियों के लिए है। ये सब अपने घर जा चुके हैं। ये हाँ, ये बाहर के हैं, ये बंगाल से आते हैं। अब ये आएंगे आपको 2 फरवरी के बाद जब लगन शुरू होगा। अब आप इनसे कौन सा किराया लेंगे? तो किसानों की दुगनी आय का वादा था। 6 महीने की बात रहते हैं और 6 महीने खाली रहते हैं। किसानों की दुगनी आय की बात थी और नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। न्याय आपको करना है और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी के पास इनका ये वीडियोस आए, इस पर त्वरित रूप से एक्शन न्याय के लिए लिया जाए, अन्याय के लिए न लिया जाए। बहरहाल पूरे बनारस में कब्जेदारी सरकारी नगर निगम के तरफ से जारी है। तमाम लोगों को अपराधी बनाया जा रहा है, भूमाफिया बताया जा रहा है। सबसे पहला नंबर ब्राह्मण देवता का आया, विशाल दुबे जी का आया, इसलिए ये ज़्यादा दुखी हैं। और ब्राह्मण समाज के संगठन से भी निवेदन है कि इनकी रक्षा किया जाए, इनका मान और सम्मान बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।